With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अ जुडिशरी फाउंडेशन प्रोग्राम वेयर यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम अ जज हाउ टू बिकम अ जज। इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिल्पा रानी है। इस बार मैंने 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज में 5th रैंक सिक्योर की है। 2019 में अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद मैंने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की थी, तो और मेरा सिलेक्शन फाइनली 2024 में हुआ है। तो ये जो जर्नी रही है मेरी टॉस द सिलेक्शन, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होपफुली इससे आपके प्रिपरेशन में कुछ मदद मिल सके एंड आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की है। एंड कुछ टिप्स ऐसे मैं शेयर करना चाहती हूँ जो आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। सो टू स्टार्ट विथ, मैं बिहार स्टेट के मधुबनी जिले से बिलोंग करती हूँ और बेसिक एजुकेशन मेरी प्राइमरी वही गांव में ही हुई थी। उसके बाद मैं दरभंगा के मैडोना इंग्लिश स्कूल से अपना 10th कंप्लीट किया एंड बेला पब्लिक स्कूल से 12th किया। आफ्टर दैट मैंने प्लान किया कि मैं क्लैट दूंगी और NLU से अपनी LLB करूंगी। सो इट टुक अ व्हाइल एंड आई स्टार्टेड माय LLB इन 2014 फ्रॉम NLU रांची, and after I completed my LLB in 2019, I started preparing for the judicial services, and to start my preparation I came to Delhi and joined Ambition Law Institute, and मेरी प्रिपरेशन को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट किया था कोरोना पैंडेमिक ने, बट कहीं ना कहीं उसने हेल्प भी करी थी क्योंकि उस टाइम 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज आया था एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इन 31st एज वेल। एंड उसके साथ ही मुझे 2023 के यूपी जुडिशरी के इंटरव्यू में भी अपीयर होने का मौका मिला था। सो ये जो 5 साल की जर्नी रही है मेरी, काफी लंबी थी, बट मैंने काफी कुछ सीखा अपने इस जर्नी में, जिसने इवेंचुअली इस बार मेरी काफी मदद की दैट आई वाज एबल टू सिक्योर रैंक 5। अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, और सिर्फ पढ़नी नहीं, हमें मेमोराइज करना होता है क्योंकि MCQs आते हैं, तो हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, हमें बहुत सारे MCQ सॉल्व करने पड़ते हैं। आप PYQ सॉल्व कीजिए या फिर जो भी सेट आते हैं। अपनी तरफ से मैंने OP त्रिपाठी और सिंघल के जो PYQ वाले सेट आते थे वो बनाया था। और जब स्टेट एग्जाम आए थे मेरे इस बिहार के, यूपी के, या फिर जैसे मैंने MP का भी प्री दिया था, तो या दिल्ली का, तो इन सब के क्या होता है ना कि एम्बिशन अपने स्टेट स्पेसिफिक मॉक मुझे देता था बीइंग इट्स स्टूडेंट, तो मैं उसे अपीयर करती थी। तो प्रिलिमिनरी में एक तो प्रैक्टिस और दूसरा ना पूरा सिलेबस कवर करना, क्योंकि ग्रे एरिया से भी ना अब आजकल काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो एरिया हम जनरली छोड़ देते हैं। जैसे IPC या CRPC के कुछ एरियाज हैं, पब्लिक सर्वेंट वाले या फिर पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट जो क्राइम वाले चैप्टर्स हैं, या तो हमें टेंडेंसी होती है कि इससे तो सवाल दिखते नहीं है या एक ही सवाल आते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर है। जो फ्रिक्वेंट एरियाज हैं, जैसे अब चैप्टर 12 हो गया CRPC का, तो इन सब में प्रैक्टिस की जरूरत है। उसमें तो आप अपना 100% दो, बट जो ग्रे एरियाज है ना, तो उन्हें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये गलती मैंने स्टार्टिंग में की थी कि हाँ इग्नोर किया था, पर लकीली मेरे प्री क्लियर हो जाते थे। एंड द की वाज कि मैं रेगुलरली बहुत सारे MCQs बनाती थी। मैं सुबह सुबह डिसाइड कर लेती थी कि मुझे इतने सारे आज इस सब्जेक्ट के इतने सारे MCQs मिनिमम बनाने हैं, एंड मैं अपने पूरी कोशिश करती थी कि वो कंप्लीट हो जाए। बिहार या यूपी में एक खास बात है कि वहाँ पे जीके को बहुत अच्छा वेटेज दिया जाता है। जैसे बिहार या यूपी दोनों में 2 पेपर होते हैं प्री के, तो पहला पेपर जीके का होता है। बिहार की जीके कंपैरेटिवली इजी लगती है मुझे यूपी से, तो लेकिन दोनों के प्रिपरेशन में मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था कि घटना चक्र की पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये तो मैंने वहां से प्रैक्टिस की थी। बिहार के लिए थोड़ा सा लूसेंट पढ़ना मेरे लिए हेल्पफुल रहा था, तो और PYQ को एनालाइज करना अच्छे से, तो ये मेरे हेल्पफुल रहे थे। उसके अलावा मैंने प्रतियोगिता दर्पण और एडिटोरिया, ऐसे जो मंथली मैगजीन्स आते हैं करंट के लिए, यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं जो कि मंथली अपडेट देते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना जिनसे आपके प्री में सवाल बनते हैं, तो इवन मेंस में भी कभी कभी बनते हैं, तो वो मैं वहां से कर लेती थी। लेकिन
आपका क्या होता है, प्रिलिमिनरी में ना आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होती है। सिर्फ प्रिलिमिनरी नहीं, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, मतलब हर किसी का प्रैक्टिस का एरिया अलग होता है, बट एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो है ना, दैट इज द की टू द सक्सेस। तभी आप कर पाओगे। मैंने जो अपनी वीकनेस नोटिस की थी वो 31st के इंटरव्यू में, कि कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। और क्या होता है ना कि हम पढ़ते रहते हैं, हम नॉलेज गेन करने पे इतना ध्यान दे देते हैं ना कि सब रिवाइज करना है, कि हम प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो इसलिए मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे इंटरव्यू में। तो आई वर्कड ऑन दैट, कि मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करूं। मैं अपने दोस्तों के पैनल बना लेती थी कि आप मुझसे सवाल पूछो, मैं उनके साथ मिलके प्रैक्टिस करती थी इंटरव्यू के लिए। और फिर आते हैं जो एकदम मेजर एरिया है, जो मेन एरिया है, वो है मेंस का। क्योंकि आपका मतलब आपका एग्जाम निकलेगा, ये इंटायरली नहीं भी तो 90% मेंस पे डिपेंड करता है कि आप मेंस की कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। और मेंस की तैयारी ना प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करने के बाद नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। उसकी ना आप पढ़ते जब हो ना, तो आप मेंस पर्सपेक्टिव से ही पढ़ो। आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो अपार्ट फ्रॉम ये कि आप उससे कौन कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं या फिर कैसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, आपको ये भी देखना होगा कि मेंस में उससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपको उनका एक मॉडल आंसर टाइप बना के रखना होगा कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन को इस एंगल से पूछा गया तो मैं इसके आंसर्स ऐसे लिखूंगी, और अगर डिफरेंट एंगल दिया तो ठीक है, मुझे अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो मेनली क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी होती है कि हमने क्वेश्चन देखा और हमने अब्रप्टली आंसर स्टार्ट कर दिया। तो अगर हमने सिर्फ पढ़ा है और प्रैक्टिस नहीं की है, तो हम अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे अपने आंसर को। लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से, एक सिनॉप्सिस बना के हमने सोचा है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे, अगर इस डिफरेंट एंगल आ गया तो हम उसको डिफरेंट एंगल से हैंडल करेंगे। तो ये चीजें ना प्रैक्टिस के साथ आती है। आप मेंस के साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपका थोड़ा सा एरिया ना नैरो हो जाता है, प्री की तरफ वाइड नहीं रहता है। तो आप मैंने जो पहला स्टेप लिया था मेंस की तरफ, वो ये कि मैंने पीवाईक्यू देखा था कि आखिर किस किस एरिया से पीवाईक्यूज आ रहे हैं। उसके लिए आप अपना स्टेट स्पेसिफिक पीवाईक्यूज की बुकलेट देख सकते हो, या फिर सिग्नल की आती है, या फिर जो भी आपका अपना लगे कि हाँ ये मेरा कंफर्ट जोन है, वहां का आप पीवाईक्यू ले लो, सब सेम ही है, वहां से ले लेते हैं। क्या है ना कि आप अपने आंसर्स खुद रेडी करो, कितना भी आपको मिल जाए एक की जैन वगैरह, या फिर कोई भी ऐसे जिसमें शॉर्ट आंसर्स लिखे रहते हैं, जैसे समर्थ अग्रवाल की आती है, तो वो हेल्प करेगी आपको नोट डाउन, आपके पॉइंट्स को नैरो डाउन करेगी। लेकिन आपको ना खुद से उसमें एडिशंस करने ही पड़ेंगे। उसके लिए चाहे तो आप कोई कमेंट्री रेफर करो, या फिर केस लॉज रेफर करो, रिसेंट डेवलपमेंट्स आपको उसमें ऐड करते ही रहेंगे। तो मैंने अपने नोट्स में ना छोटा सा गैप छोड़ देती थी कि अगर कुछ रिसेंट आया ना तो मैं इसमें ऐड करते चलूंगी। तो ये ना कि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है, स्टार्टिंग में आपका प्री निकलता है तो फिर आप मेंस पे फोकस कर देते हो, मेंस निकलता है फिर आप इंटरव्यू पे फोकस करते हो, और जब नहीं हो पाता है ना तब आप पूरा अपना एक एनालिसिस करते हो कि कहाँ मैंने गलतियां की है। तो एक वो स्टेप जरूरी है। तो अगर आप पहले से ही एनालिसिस कर लो कि नहीं ये गलतियां हमें नहीं करनी है, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्लियर करने में, क्योंकि एग्जाम टफ है, नो डाउट टफ है, लेकिन ना आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस से और सिस्टमैटिक प्रिपरेशन से इसको इजीली कर सकते हो। With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services, भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge। इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। तो जैसे हम मेंस की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो आप मेजरली तैयारी करते हो ना, वो आप मेंस की ही करते हो। जो प्री के प्रैक्टिस, जो प्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस है, या फिर इंटरव्यू का प्रैक्टिस है कि आप पर्सनालिटी पे वर्क करते हो, अपनी हॉबी को इसी पर्टिकुलरली डेवलप करते हो, फेस करने की ये करते हो कि आपको क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो आप लाइक एब्रप्टली नहीं देके थोड़ा उस पर सोच के जवाब दो। तो ये सारी चीजें ना साइड से है कि हाँ ये चीजें साथ में होनी चाहिए, बट मेन फोकस ना जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो वो मेंस पे होनी चाहिए। ये इसके लिए आप अपना टारगेट स्टेट एक डिसाइड कर लो। जो भी मेरा हमेशा से बिहार और यूपी ही टारगेट स्टेट्स थे, तो एक टारगेट स्टेट आपका होता है, हर किसी का अपना एक नेटिव स्टेट या फिर जो आपका टारगेट स्टेट है जहाँ पे आप रहना चाहते हैं।
तो उसका एक पीवाईक्यू का अच्छा सा एनालिसिस करो कि किस एरिया से आ रहे हैं। मैंने बिहार की बहुत अच्छे से एनालिसिस की थी, और जो गलतियां मैंने 31 में की थी कि हाँ ग्रे एरिया या छोड़ दिए या फिर एब्रप्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से उसका डिवीजन नहीं किया। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप डिवीजन करते हो कि अगर अमेंडमेंट पे ही है तो कि पहले अमेंडमेंट के पहले का क्या सीन था, बाद का क्या सीन है, क्या क्या लूप होल्स अभी भी रह गए हैं। तो ये पर्टिकुलर आपका एक स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली जो गलतियां मैंने की थी कि मैंने हाँ ठीक है सोचा, दिमाग में सोचा, लेकिन ना आंसर लिखने टाइम ना ऐसे अब्रप्टली स्टार्ट कर दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक्चर पहले सोच लेते हो तो आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो 1 मिनट जो आप सोचोगे ना वो आपके आगे के ना काफी टाइम बचा देता है और आपके पॉइंट्स मिस नहीं होते हैं। तो मैंने ये ट्रिक फॉलो की थी कि हाँ एक छोटा सा अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना लिया और देन उसको फॉलो करके पूरा आंसर लिखा है। और उसके साथ ही आप जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स पॉसिबल है, आप कमेंट्रीज की हेल्प ले लो, समर्थ अग्रवाल की मेंस की गाइड आती है, आप उसकी हेल्प ले लो। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो अपने नोट्स ले लो, और इन सबको देख के अपना एक छोटा सा ऐसा बुकलेट टाइप बनाओ जिसको कि आप एग्जाम से पहले रिवाइज करो। जब आपके एग्जाम आए तो आप रिवीजन करो इन सब के हेल्प से, लेकिन वो जो 1 वीक पहले होता है ना, तो आपको बस इतना क्रिस्प रहे आपका मैटर कि हाँ आपको देख के याद आ जाए कि मेरी ये पॉइंट्स मुझे हैं। और हर क्वेश्चन का डिमांड अलग होता है, एक ही टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है कि हाँ इस क्वेश्चन की डिमांड किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर उस डायरेक्शन से आपको सॉल्व करना है। तो ये एक है कि आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। उसके साथ आपके अपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि अभी मैंने टीपीए का बना लिया फिर उसको रख दिया। मैंने क्या किया था कि मैंने कॉन्स्टी के अपने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बनाए थे। कॉन्स्टी और एडमिन लॉ मेरा बिहार में ऑप्शनल था, तो फिर मैंने क्या किया था कि साइड रख दिया। अब होता है कि ना कि आप काफी टाइम बात करते हो, खोलते हो उससे ना तो आपको सब कुछ नया लगता है। तो कोशिश करो कि जो आपके प्रिपेयर्ड नोट्स है ना उनको भी आप रेगुलर इंटरवल पे फ्रेश अप करते रहो। अब जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार में क्या होता है कि प्री में तो जीके और लॉ को मैंने आपको बताया कि पेपर होते हैं, और काफी प्री का सिलेबस कंपैरेटिवली काफी बड़ा है क्योंकि बहुत सारे पेपर्स होते हैं, प्रोसीजरल, फैमिली, कॉमर्शियल, ये सब भी आते हैं। मेंस में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो मेरे ऑप्शनल में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिन लॉ थे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट थे, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट इक्विटी था, और एसआरए था। अदर देन उसके फैमिली लॉ रहता है और कमर्शियल लॉ रहता है। तो अगर आप बिहार को टारगेट करें तो अपने ऑप्शनल थोड़े केयरफुली चुनिए कि आप जिसमें जस्टिफाई कर सके, कि अगर आपको लगता है कि नहीं कॉमर्शियल को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो स्कोरिंग होता है तो आप वो कीजिए। आप अगर जस्टिफाई कर पाएंगे तो आपके स्कोर जनरली उसमें अच्छे ही आएंगे। उसके अलावा जीके और जीएस बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीके का जैसे मैंने बताया कि 150 मार्क्स का जीके रहता है और 100 मार्क्स के जीएस रहते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज रहते हैं 100 मार्क्स के, पर वो क्वालिफाइंग होते हैं, पर आपको उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है कि ऐसे का प्रैक्टिस कर लिया। और हिंदी में तो लैंग्वेज आता है, लाइक प्रॉपर ग्रामर आते हैं, तो उसकी भी आप लूसेंट की आती है हिंदी की बुक, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अदर देन पीवाईक्यू का एनालिसिस भी कर सकते हो, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो वो कर सकते हैं आप। अगर हम जीके की बात करें तो जीके के लिए मैंने लूसेंट प्रेफर की थी, मेंस के लिए भी मैंने लूसेंट। उसका मिसलेनियस पार्ट काफी हेल्पफुल रहता है। आप रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया सही रहता है, प्रतियोगिता दर्पण का रेफर कर सकते हैं। और पीवाईक्यू को हेल्प करना बहुत सॉल्व करता है, जैसे कि उसमें ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनसे रहते हैं, पॉलिटी से रहते हैं थोड़े बहुत, और करंट से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। ऑप्शन अच्छी बात यह है कि बिहार में ऑप्शंस रहते हैं कि हाँ ठीक है आपको 2 में से 1 करने हैं, लेकिन आपको ना उसमें फिगर आउट करना होगा कि जैसे करंट है तो बहुत वास्ट होता है, तो आपको देखना होगा कि हाँ अवार्ड से पूछ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से पूछ रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी की रिनॉन्ड पर्सन की डेथ हुई है तो उनके कंट्रीब्यूशन का, उनका कोई भी पर्सन इन न्यूज है, प्लेसेस इन न्यूज है, तो ये सब आपको देख के उनको अच्छे से कवर करना है कि हाँ करंट में टॉपिक स्पेसिफाई करके फिर उनको पढ़ना है। अदरवाइज क्या होगा ना कि करंट बहुत वास्ट है, आप फिर पढ़ते रह जाओगे, तो हमें खोना नहीं है। मेंस की तैयारी में सबसे पहली गलती होती है कि हम खो जाते हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है, हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है कि हाँ ये है। और आजकल तो मेंस में पेज लिमिट भी होने लगी है। इस बार के बिहार में मेंस की पेज लिमिट थी, मतलब वो क्वेश्चन के बाद स्पेस देते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम चीज यूपी में भी थी। तो आपके अपने आंसर को बहुत क्रिस्प रखना होगा कि जैसे मेरा था कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं उसमें रहती थी कि हाँ मतलब 2 से 3 पेज मुझे लिखने हैं, तो 5 मार्क्स के लिए 1 पेज मैं लेके चलती थी कि हाँ 1 से 1.5 पेज उसके लिए लिखने हैं। तो वो लिखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए कि वो उतना अगर आप लिख रहे हो, अगर आप जैसे जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 पेज रहा था, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है 3 पेज ऑन एवरेज रहता है।
तो आपको उस स्ट्रक्चर में लिखना होगा कि आप वो 3 पेजेस का लाइक प्रूडेंटली यूज कर सको कि हाँ कोई चीज आपकी मिस नहीं हुए। तो ये आपको माइंड में रख के अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ताकि वहां पे ना हो कि अचानक से पेज खत्म हो गया और आपके लाइक कंक्लूजन ही नहीं रहा। एंड हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि आप इंट्रो और कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखो अपने मेंस के, और ये तैयारी के टाइम से ही सोच लो कि हाँ कि मतलब तो अगर किसी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, लाइक उनका थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया, थोड़ा उनका फीचर पॉसिबिलिटीज देख ली, तो ये आपको इंट्रो और कंक्लूजन बिल्डअप करने में बहुत हेल्प होता है। सीधा प्रोविजन पढ़ना इज हेल्पफुल, मतलब मेन तो आपका प्रोविजन है, लेकिन ना थोड़ा बैकग्राउंड जानना, थोड़ा उसका लेजिस्लेटिव हिस्ट्री जानना, थोड़ा उसका ऑब्जेक्ट, तो ये सब ना आपके आंसर्स को इनहेंस करते हैं, लाइक उसका स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं और उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं। तो ये सब आपको पूरे दिमाग में लेके एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने नोट्स तो आपको खुद से बनाने चाहिए, रिसोर्स ज्यादा मत रखिए। मैंने भी अपने रिसोर्स लिमिटेड रखे थे, मैंने कमेंट्रीज और एम्बिशन का मटेरियल था मेरे पास वो, और लाइव लॉ से रिसेंट डेवलपमेंट, तो इन सबको लेके मैंने ना अपने क्रिस्प बनाए थे कि हाँ 3-3 पेज का एक टॉपिक पे मैंने बना लिया, और वो मुझे रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहा था इस बार। तो आप वो कर सकते हैं। बिहार में जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आते हैं, उसमें इन्वेंशंस आते हैं कि किसने क्या इन्वेंट किया, और रीजनिंग बेस्ड आती है कि साइंटिफिक रीजंस पे बेस्ड कि आप लाइक पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो क्यों सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर बेसिक साइंस के। तो थोड़ा सा मैंने उसके लिए एनसीईआरटी का एक एब्रीज वर्जन आता है क्रॉन पब्लिकेशन का, वो रेफर किया था, पीवाईक्यू रेफर किए थे। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एनसीईआरटी का जो क्रॉन पब्लिकेशन का एब्रीज वर्जन आता है तो वो रेफर किया था, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। आप अगर लॉ की बात करें तो जैसे कि आप कमेंट्रीज भी रेफर कर सकते हो, लेकिन हाँ वही अपने नोट्स कोशिश कीजिए कि बनाएं और उसको रेगुलरली रेफर करें, वो प्री में भी आपकी हेल्प करेगा और मेंस में तो लाइक मेंस पर्पस के लिए ही वो बना हुआ है। तो बिहार में तो मेरा यही रहा था कि पीवाईक्यू को रेगुलर प्रैक्टिस करनी थी। मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। मेरा थोड़ा सा 31st में मुझे लगा था कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई थी स्ट्रक्चर करने में, तो यूपी में मैंने वो फॉलो किया था। यूपी में मुझसे जीके में गलतियां हो गई थी कि मैंने जीके पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। तो होता है कि ना आप लर्निंग मतलब धीरे धीरे सीखते हो कि अच्छा इसमें ये गलती हो गई तो नेक्स्ट में मुझे ये रिपीट नहीं करना है। तो कोशिश करो कि ये सारी चीजें पॉइंट पहले ही क्लियर कर लो, तो लाइक आपका टाइम बच जाएगा। तो मेरे साथ हुआ था कि हाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा सीखा और फिर मैंने उसे अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड किया कि नहीं जीके इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको अपने पर्सनालिटी पे वर्क करना चाहिए, लाइक आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना चाहिए, सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होगा। आपको मतलब होता है ना कि एक कोई हॉबी डेवलप कर लिया या फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा लाइक बाहर वो दुनिया में क्या हो रहा है उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन रखा, तो ये सब आपको हेल्प करता है। लाइक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो फिर आप उसको अगर आसपास आपके जो हो रहा है उससे रिलेट करके थोड़ा सा देखो, मतलब थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है कि हाँ कौन सी चीजें मेरे प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट कर सकती है, इनहेंस कर सकती है, और कैसे आपने जो प्रिपरेशन की है, जो भी चीज आपने पढ़ा है वो आप उसको पर्टिकुलरली वो 3 पेज में रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी है और इस चीज का ये एस्पेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि जीके पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से समझ रहे हो ना तो आपको वो लॉ में भी हेल्प करेगा। लैंग्वेज अच्छा से करना जरूरी है क्योंकि बिहार में तो चलिए क्वालिफाइंग था, यूपी में स्कोरिंग रहता है, और भी एमपी में भी लैंग्वेज का है, लीगल ट्रांसलेशन आते हैं वहां। तो जैसे झारखंड और दिल्ली का भी ले लो तो इनका लीगल, जैसे दिल्ली में लीगल जीके आता है, तो मोर और लेस हर स्टेट का प्रोसीडर लॉ या फिर बेसिक सेम है कि बेसिक जो हमारे मेजर लॉ है, माइनर लॉ वो आएंगे, थोड़ा सा जीके लैंग्वेज ये सब थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपको देखना है कि आपके स्टेट क्या डिमांड कर रहा है, जो आपका टारगेट स्टेट है, और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को थोड़ी मॉडिफाई करनी है। यूपी में जैसे लोकल लॉज आते हैं और काफी ज्यादा आते हैं, 8 लोकल लॉज आते हैं अब, तो आपको अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा करना है कि हाँ मुझे इन पे भी पूरा ध्यान देना है क्योंकि वो भी स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि फैक्चुअल रहते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमें प्रिपरेशन उस हिसाब से मॉडिफाई करनी है, अपने स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी है। लेकिन बेसिक जो मेजर लॉ है उन पे तो बहुत अच्छी कमांड रखनी चाहिए कि हाँ उसमें किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे या फिर, और उन्हें बहुत लिंक करके भी पढ़ना होता है। एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन से कैसे लिंक कर रहा है, इवन एक लॉ का सीआरपीसी का कोई प्रोविजन आईपीसी और एविडेंस से कैसे कर रहा है। अगर हम ये सारा पढ़ते हैं ना थॉरोली तो वो बहुत लिंक अप कर पाते हैं। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मतलब पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं कि उस पर रिसर्च करनी है, लेकिन आप कोशिश करो कि जो चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही है ना उनको आप एक जगह लिख लो, या उस प्रोविजन के बगल में उस प्रोविजन को लिख दिया। मेरी टेंडेंसी स्टार्ट में क्या थी ना कि मैं लिखना थोड़ा अवॉइड करती थी कि अच्छा ठीक है मुझे याद रहेगा, लेकिन नहीं रहती है यादें। अभी जैसे नए लॉज आ गए हैं तो नए लॉज को पढ़ने के लिए मतलब
जो आपका पुराना वो है प्रोविजन वो भी उनके साइड में लिख दो, अपने पुराने लॉ में भी नए लॉ का प्रोविजन साइड में लिख दो। तो क्या होता है ना कि आपका ब्रशअप भी बहुत अच्छे से होता है, आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं आपकी प्रिपरेशन इनहेंस हुई है इस चीज से, ये सब चीज को कनेक्ट करके पढ़ने से। तो आप ये भी कर सकते हो कि सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ा, ये नहीं कि अभी आईपीसी पढ़ा है तो बाकी सब छोड़ देना, नहीं आईपीसी पढ़ा है तो सीआरपीसी और एविडेंस सब साइड में रखना है कि हाँ जहाँ पे जरूरत पड़ी है हमें तुरंत रेफर करना है। तो ये सब चीजें ने मेरी बहुत हेल्प की थी इस बार के प्रिपरेशन में। तो आई होप कि जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपकी भी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। एंड ऐसे तो मैंने कोशिश की है कि काफी बता पाऊँ अपनी जर्नी अच्छे से, फिर भी अगर कोई डॉट्स रहे हो और आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इट्स shilparani1416@gmail.com। तो आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू डीकेटी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकूं और अपनी जर्नी इन्हें बता सकूं। थैंक यू।